पाशा दिस साइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्काई डायरी स्पीक्स में। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हेनरी फयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ओसीएम का 12th का नया सिलेबस, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन याद करने के लिए हम लोग ने कोड सिस्टम भी बनाया है। आपको वीडियो को एंड तक देखना है। आपका ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका याद हो ही जाएगा। सो प्रॉमिस करो कि आप वीडियो एंड तक देखोगे एंड मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको हर एक पॉइंट याद हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। हेनरी फयोल प्रपोज्ड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच आर एक्सप्लेन्ड इन हिज फेमस बुक जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। हेनरी फयोल ने प्रपोज किए हैं, मतलब लेके आया है वो जो हेनरी फयोल है वो लेके आया है 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच आर एक्सप्लेन। कहाँ पे एक्सप्लेन किए उन्होंने? उनके फेमस बुक में। क्या नाम है उसका? जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। बुक का नाम क्या है सर? जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल थॉट्स ही इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। हेनरी फयोल को क्या बोला जाता है सर? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, उन्होंने क्या किया है सर? अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है मैनेजमेंट के मैनेजरियल थॉट्स को डेवलप करने में। इसके लिए उनको क्या बोला गया है? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। सो इंट्रोडक्शन में आपने दो बातें पढ़ी कि यस, हेनरी फयोल ने 14 प्रिंसिपल्स लाए हैं और वो एक्सप्लेन कहाँ पे किए हैं? उसके फेमस बुक में जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। उनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है कहाँ पे सर? मैनेजरियल थॉट्स को डेवलप करने में। इसके लिए उनको क्या बोला गया है? फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे अभी। आपको वीडियो को एंड तक अच्छे से देखना है एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसमें आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एंड लेक्चर्स आपको मिलते जाएंगे। चलिए, फर्स्ट वन है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फयोल बोलते हैं सर, आप जब मैनेजमेंट करते हो तभी आपको वर्क को डिवाइड करना चाहिए। टेक्निकल वर्क है तो उसको अलग से एक डिवाइड करो, फाइनेंशियल वर्क है तो उसको अलग से डिवाइड करो, कमर्शियल, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल, ऐसे वर्क को आप क्या करो? पार्ट्स में डिवाइड करो एंड देन उसको कंप्लीट करो। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स सच एज टेक्निकल, फाइनेंशियल, कमर्शियल, अकाउंटिंग, मैनेजरियल। देन वर्क शुड बी असाइंड टू एम्प्लॉयज एज पर देयर क्वालिटीज एंड कैपेबिलिटीज। सो एम्प्लॉयज का क्वालिटी एंड कैपेबिलिटी देख के उसको वर्क आपको असाइन करना है, प्रोवाइड करना है, देना है। सो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क आपने पढ़ा। प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, अथॉरिटी इज अ राइट टू टेक डिसीजन। आपके पास अथॉरिटी, आपके पास पावर है डिसीजन लेने का। इट इज नेसेसरी टू गेट द थिंग्स डन अप्रोप्रिएटली फ्रॉम सबॉर्डिनेट्स। मतलब आपका काम है कि आप सबॉर्डिनेट मतलब एम्प्लॉयज से वो काम पर्टिकुलरली अच्छे से कंप्लीट करके लो। देखो, अथॉरिटी ऑलवेज कम्स विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पास पावर है मतलब आप रिस्पॉन्सिबल हो एक काम करने के लिए। मैनेजर के पास अगर पावर है तो यू आर द रिस्पॉन्सिबल कि वो काम कंप्लीट कर दो, कंप्लीट करा के लो। ठीक है। सो इफ द मैनेजर इज गिवन द अथॉरिटी मतलब पावर टू कंप्लीट अ टास्क विद इन अ गिवन टाइम, ही शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ ही डज नॉट कंप्लीट द वर्क इन द गिवन टाइम। अगर गिवन टाइम में आपने वर्क कंप्लीट नहीं किया तो आप रिस्पॉन्सिबल हो। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इसेंशियल थिंग। ये तो आपको समझ जाएगा सर, डिसिप्लिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट होता है। एंड एम्प्लॉयज मस्ट फॉलो एंड रिस्पेक्ट द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉयज ने क्या करनी चाहिए? फॉलो और रिस्पेक्ट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स। 3 प्रिंसिपल पढ़े आपने, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ, यहाँ पे क्या पढ़ा आपने? डिसिप्लिन। अभी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। देखो, ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। अगर सपोज एम्प्लॉय तो एक मैनेजर से, एक सुपीरियर से उसको ऑर्डर मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग उसको आपको कंट्रोल कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, ये नहीं चलेगा। सो दिस प्रिंसिपल हेल्प्स इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सॉल्विंग डिस्प्यूट्स अमॉन्ग पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं, ठीक है, एंड उसकी वजह से क्या हो सकते हैं सर? डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। अलग अलग ओपिनियन आया तो दोनों में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल अगर आप फॉलो करते हो तो डिस्प्यूट्स कम हो जाएंगे और सॉल्व भी हो सकते हैं। तो राइट अप्रोच देखो क्या है सर। देखो, नोट्स में हमें हमारे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन प्रॉपर आपको मिल जाएगा, नो वरी। एक सुपीरियर है, देखो यहाँ पे क्या करते हैं 1 2 3 मतलब अलग अलग सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर, मतलब क्या ना, से एक एम्प्लॉय तो उसको एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिल रहा है, दूसरा एम्प्लॉय एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिल रहा है। बट यहाँ पे देखो ऊपर 2 सुपीरियर है, ये एम्प्लॉयज है, ये इसको भी ऑर्डर दे रहा है, ये भी इसको ऑर्डर दे रहा है, मतलब ये रॉन्ग अप्रोच हो जाएगा सर।
प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, देखो द फ्रीडम टू थिंक एंड वर्क ऑन न्यू आइडियाज इनकरेजेस एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव वाइल वर्किंग ऑन द गिवन टास्क। मतलब देखो, आप जब एम्प्लॉयज को फ्रीडम देते हो कि भाई आप सोचो, आप नए नए आइडियाज लाओ, ठीक बात है कि नहीं। ये क्या करता है सर, एम्प्लॉयज़ को आपने फ्रीडम दिया कि आप सोचो, नए आइडियाज़ डेवलप करो कोई काम करने के लिए। तो एम्प्लॉयज़ को जब आप ये फ्रीडम देते हो तभी एम्प्लॉय इनिशिएटिव लेता है कि यस मैं वो काम करूंगा। इनिशिएटिव लेना, स्टेप लेना, यस मैं करूंगा वो काम, ठीक बात है। सो दिस इनिशिएटिव शुड बी वेलकम बाय द मैनेजर। मैनेजर ने वो वेलकम करना चाहिए अगर एम्प्लॉय इनिशिएटिव लेता है तो। इट आल्सो हेल्प्स इन क्रिएटिंग हेल्दी ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर हेल्दी रह जाएगा। देखो आपने 5 पॉइंट पढ़ा, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। 1 मिनट, कोड देखो, डैट डू आई सी यू क्रॉस, DADUI आपने पढ़ा। D फॉर प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, A फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड D इज नथिंग बट अ प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। उसके बाद में U फॉर यूनिटी ऑफ कमांड, I फॉर इनिशिएटिव। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। इसका मतलब क्या होता है सर, इंडिविजुअल का भला देखने से अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन का भला होना चाहिए। देखो एक मैच चल रहा है, क्रिकेट का मैच चल रहा है, प्लेयर ने खुद के रिकॉर्ड के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मैच कैसे जीते उसके बारे में सोचना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल मस्ट बी गिवन लेस, कम इंपॉर्टेंस देना चाहिए सर, देन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। एम्प्लॉय शुड नॉट फोकस ऑन द पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट से फोकस नहीं करो, ऑर्गेनाइजेशन का कल्याण देखो, भला देखो। एग्जाम्पल वो मैच वाला एग्जाम्पल है, पढ़ लियो ना। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, देखो देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब देखो डिफरेंट ट्रीटमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयज़। देखो जेंडर में आप ये नहीं करो, रेम्यूनरेशन इक्वल दो। जैसे कि देखो रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय शुड नॉट डिपेंड ऑन द डिपार्टमेंट बट एट अ लेवल ऑन विच सबऑर्डिनेट्स आर वर्किंग। आप कौन से डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो मत देखो कौन से लेवल पे काम कर रहा है। अगर एक ही लेवल पे अलग अलग डिपार्टमेंट से आप इक्वल वेजेस दे सकते हो। जैसे कि आगे लिखा है एम्प्लॉयज़ वर्किंग ऑन द सेम लेवल बट एट अ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स शुड बी गिवन द सेम वेजेस। अलग लेवल है मतलब मिडल लेवल पे है, अलग अलग डिपार्टमेंट से सेम वेजेस मिलना चाहिए सर, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ स्प्रिट डिकॉप्स, स्प्रिट डिकॉप्स का मतलब होता है सर यूनिटी इज स्ट्रेंथ। स्प्रिट डिकॉप्स मीन्स यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज नथिंग बट एकता में, एकता में पावर है सर, एकता कौन लड़की नहीं है सर। चलो आ जाइए उसके बाद में, रनिंग एनी बिजनेस इज अ ग्रुप एक्टिविटी एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द वैल्यूएबल असेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस है, सर ये क्या होता है, ग्रुप एक्टिविटी होता है सर। एक बंदे से बिजनेस नहीं चलता है, ग्रुप में काम करोगे तो अच्छा होगा। ह्यूमन रिसोर्सेज को और ग्रुप एक्टिविटी को आपको क्या करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन का एक वैल्यूएबल असेट है और उनको साथ में ला के आपको काम करना होता है। इफ़ ऑल एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग एज ए यूनियन, यूनियन मतलब एक साथ आके काम करते हैं, एंड विद द म्यूचुअल ट्रस्ट, ट्रस्ट है बीच में, दोनों सबके बीच में ट्रस्ट है, द डिफिकल्टीज कैन बी सॉल्व क्विकली। तो डिफिकल्टी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ है तो वो सॉल्व हो सकते हैं क्विकली। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, चलिए ये प्रिंसिपल पढ़ने के बाद आप क्या करोगे, पॉइंट्स कौन से पढ़े उसको याद करेंगे। देखो दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो सकता है सर, देखो अगर एक मैनेजर है तो उनके दिमाग में एक प्लान होना चाहिए सब, और उसमें अपने ग्रुप को वो बताए, और वो ग्रुप को बताने के बाद वो पर्टिकुलर काम जिसके ऊपर आपने प्लान बनाया है वो कंप्लीट करो। देखो ईच ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ सेम ऑब्जेक्टिव। एक ग्रुप है काम करने के लिए तो वहाँ पे उनका सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एंड ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय मैनेजर सॉल्विंग यूजिंग सिंगल प्लान। मैनेजर के दिमाग में एक सिंगल प्लान है, ठीक है, आपके पास वो ग्रुप है और एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है, काम है, तो वो कंप्लीट कर सकते हो। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन देने के लिए वन हेड एंड वन प्लान, ये प्रिंसिपल आपको याद रखना है। कोड देखो कौन सा आपने पॉइंट पढ़ा। डी फॉर प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, सेकेंड ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी फॉर डिसिप्लिन, देन सेकेंड यू इज नथिंग बट यूनिटी ऑफ कमांड, आई इज नथिंग बट सर आपने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। उसके बाद में एस फॉर सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, ई फॉर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, सेकेंड स्प्रिट डी कॉप्स, देन उसके बाद में यू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, देन अभी क्या पढ़ेंगे हम लोग, सी पढ़ेंगे अभी प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, देखो सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। देखो
आगे एक लाइन पढ़ते, इफ द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज देन देयर इज अ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर ऑफ अथॉरिटी। सुना, जब मैं बात करता हूँ सेंट्रलाइजेशन की, इसका मतलब होता है एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करना, अपना पावर और अथॉरिटी एक जगह पे अप्लाई करना। बट अगर सपोज आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज लार्ज है, और जब मैं बात करता हूँ डिसेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब आपका जो पावर एंड अथॉरिटी है वो आप अलग अलग जगह पे यूज़ कर रहे हो। अगर आप अलग अलग जगह पे अपना पावर अथॉरिटी यूज़ करोगे तो सर आपका एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं है सर, आप बहुत सारे जगह पे देख रहे हो, तो ये नहीं होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेट एक जगह पे आपका पावर एंड अथॉरिटी का यूज़ करो, कॉन्सेंट्रेट करो। चलिए प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन पढ़ते हैं। द रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द स्किल, एक्सपर्टाइज, नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयज़। आपको एम्प्लॉयज़ का रेम्यूनरेशन फिक्स करते टाइम उनका स्किल एंड एक्सपर्टाइज कंसीडर करना है। अप्रोप्रिएट रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़ इज़ द प्रिंसिपल टू कीप देम सेटिस्फाइड फाइनेंशियली। अगर आप प्रॉपर रेम्यूनरेशन दोगे तो फाइनेंशियली सेटिस्फाइड हो जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देखना, दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। मतलब आपको क्या करना है सर, देखो सिंपल, ये तो पढ़ना एक बार, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, मतलब एक जगह सबके लिए होनी चाहिए और सब एक प्रॉपर जगह पे होने चाहिए। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मटेरियल शुड बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। राइट टाइम पे राइट प्लेस पे ह्यूमन रिसोर्स को और मटेरियल्स को अप्लाई करना है। ह्यूमन रिसोर्सेज शुड बी अपॉइंटेड एट राइट प्लेस एंड ऑन राइट जॉब। ह्यूमन रिसोर्सेज को आपको अपॉइंट करना है राइट प्लेस पे एंड राइट जॉब पे, ठीक है। मतलब एम्प्लॉयज़ को अच्छे काम पे रखना, उनका स्किल एंड प्रॉपर एक्सपर्टाइज देख के। दिस प्रिंसिपल फोकसेस ऑन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अभी प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन क्या बोलता है सर, स्केलर चेन मीन्स द सिस्टम ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप लेवल टू द लोअर लेवल फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब एक चेन ऑफ कम्युनिकेशन आपको फॉलो करना होता है। ट्रेडिशनली ऑर्गेनाइजेशन यूज टू फ्रेम लार्ज स्केलर चेन विच इज़ टाइम कंज्यूमिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो तो टाइम कंज्यूमिंग था, जैसे कि जनरल मैनेजमेंट कम्युनिकेशन करता था फंक्शनल मैनेजर के साथ, फंक्शनल मैनेजर सुपीरियर के साथ, सुपीरियर फॉरमैन के साथ। सर जनरल मैनेजर डायरेक्ट फॉरमैन के पास नहीं जाता था, ये चेन ऑफ कम्युनिकेशन होता था। बट अभी फॉर अवॉइडिंग दिस लॉन्गर चेन एंड टू टेक speedy decisions, cross communication और direct communication is followed, it is known as gangplank। मतलब जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है, स्केलर चेन फॉलो नहीं होता है, तभी बोला जाता है गैंगप्लैंक। क्या है सर, देखो ये चेन ऑफ कम्युनिकेशन, डी सी से कम्युनिकेट करता है, सी बी से कम्युनिकेट करता है, देन ये ऐसा फ्लो जी तक जाता है। बट अभी डी एफ के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है, यस, उसको क्या बोलेंगे, गैंगप्लैंक। देन आपको प्रिंसिपल पढ़ना है 14 प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल पीरियड होना चाहिए, इक्वल पीरियड होना चाहिए। सर एम्प्लॉयज़ को आपको टेम्पररी बेसिस पे नहीं रखना है, परमानेंट रखना है। सो एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब जब सिलेक्शन करते हो आप एम्प्लॉयज़ का, दैट मैनेजमेंट शुड अश्योर देम अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और जॉब सिक्योरिटी। आपको जॉब सिक्योर देना है उसको कि भाई ये पर्टिकुलर पीरियड तक आपको रखा जाएगा, निकाला नहीं जाएगा। तो देखो इनसिक्योरिटी इन जॉब ऑलवेज अफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़ एडवर्सली। मतलब उसको बताया नहीं आप कितने भाई कभी भी आपको निकाला जाएगा, तो ये इनसिक्योर्ड है सर। तो आपको जॉब सिक्योरिटी एम्प्लॉयज़ को देना होता है, स्टेबल पीरियड तक रखना होता है। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, आपने कौन से पॉइंट्स पढ़े, कोड तक जाते हैं। देखो कोड है आपका डेडू आई सी यू क्रॉस, डी फॉर डिवीजन ऑफ, ए फॉर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डी फॉर डिसिप्लिन, उसके बाद में यू फॉर यूनिटी ऑफ कमांड, आई फॉर इनिशिएटिव, एस फॉर सबऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, ई फॉर इक्विटी स्पिरिट डिकॉफ्स, यू फॉर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सी फॉर प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन, आर फॉर रेम्यूनरेशन, ओ फॉर ऑर्डर, एस फॉर स्केलर चेन एंड स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। बच्चा एक बार वीडियो को वापस देख के, या तो शुरुआत से ही जब आप देखते हो तभी एंड तक आप नोट डाउन भी करोगे ना, बेस्ट वे टू लर्न। ये जो हैंड रिटन नोट्स है वो आप अवेलेबल करा के ले सकते हो, ओसी, इको एंड एसपी सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक करना, वहाँ पे मोबाइल नंबर मिलेगा, मैसेज कर देना, फर्दर डिटेल्स आपको वहाँ पे सेंड कर दिए जाएंगे। प्लस आपको गूगल मीट इस ऐप पे ऑनलाइन लेक्चर्स, लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स भी मैं अवेलेबल करा के दे रहा हूँ। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया जाएगा, वहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है बस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।